कैसी जिम्मेदारियां पापा, जिसके लिए मैं तैयार ही नहीं था, उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं आप लोगों ने मिलकर दो दो जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ सपने थे, जिसकी बलि आप लोगों ने चढ़ा दी। चीखते हुए मिहिर कहता है। हाँ, मानता हूँ, तुम्हारी भी कई इच्छाएं थी, पर विश्वास करो बेटा, हमने जो किया वो बहुत सोच समझ कर किया। हमारा विश्वास करो बेटा, पाखी से अच्छी समझदार जीवन संगनी तुझे नहीं मिलती। कितनी समझदार है वो, दिख रही है मुझे। ऐसा कीजिए, आप ही उसे अपने पास रख लीजिए और उसकी जिम्मेदारी से घर चलाइए। पर अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं अभी ही जा रहा हूँ अपनी जॉब पर वापस। दया शंकर जी और मनोरमा जी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर मिहिर गुस्से से उनका हाथ झटक कर कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजे के बाहर खड़ी पाखी को बिना देखे वहां से चला जाता है। पाखी ये सब देखकर और सुनकर पत्थर से खड़ी बुत बनकर सिर्फ आंखों से अनगिनत आंसू बहाई जा रही थी। एक क्षण में ही उसकी ख्वाहिशें की अर्थी सज चुकी थी। वो ख्वाहिशें जो हर कुंवारी लड़की अपने जीवन साथी के साथ देखना चाहती है। क्या गलती थी उसकी जो उसे जीवन भर का दर्द मिल गया था? क्या यही वजह थी पाखी अपने पापा के वचन का पालन कर रही थी? अभी कुछ 24 घंटे पहले ही अपने पीहर की दहलीज लांघकर ससुराल की चौखट पर कई ख्वाहिशों की पोटली लेकर उसका गृह प्रवेश हुआ था और कुछ ही क्षण में उसकी जिंदगी ने नई करवटें ले ली। जिसके साथ ब्याह करके आई थी उसी ने उसको अपनाने से इनकार कर दिया। वचन की बेड़ियां बांध गए पाखी के पापा ने, जिसके अंजाम के बारे में शायद ही किसी को पता हो। एक ऐसा वचन जो कई जिंदगियों को बर्बाद कर गई। पाखी दरवाजे के बाहर जिंदगी के कटु सत्य से रूबरू हो रही थी कि तभी बेटे के पीछे भागती हुई मनोरमा जी आती है, पर पाखी को देखकर उसके पैर कुछ पल के लिए ठिठक जाते हैं। पर फिर बेटे के मुंह में व्याकुल माँ मिहिर, रुक जा बेटा, बेटा, मिहिर कहते हुए भागती है। मनोरमा जी जब तक जाती है तब तक मिहिर तब तक जा चुका था। अब तो मनोरमा जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी नई नवेली बहू से नजर मिलाएगी, जिस बहू को अभी आए हुए एक दिन भी ठीक से नहीं हुआ। उससे कैसे संभालेगी? यही सब सोचते सोचते मनोरमा जी वहीं दरवाजे पर बनी सीढ़ियों पर निढाल होकर बैठ जाती है। एक तरफ बेटे का ऐसे नाराज होकर निकल जाना और दूसरी तरफ नई बहू के जीवन की चिंता। पता नहीं ये कैसी परीक्षा की घड़ी थी जो उन्हें दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया था। दिमाग में ये दुविधा चल रही थी कि तभी हाथ में पानी का गिलास लिए पाखी मनोरमा जी के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, माँ लीजिए, पानी पी लीजिए और चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त दर्द देता है तो मरहम भी वही लगाता है। मैं जानती हूँ इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ, मेरे कारण ही ये सब हुआ है। आज मुझसे यूँ शादी नहीं हुई होती तो आप लोगों को घर छोड़कर ये ऐसे नहीं जाते। मैं ही अभागिन हूँ जो बचपन में मेरे जन्म होते मेरी माँ छोड़कर चली गई। जवानी की दहलीज पर आई तो पिताजी छोड़कर चले गए और अब शादी हुई तो पति मुंह मोड़कर चले गए। कहते कहते पाखी भावुक हो जाती है। ना बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो ऊपर वाले का खेल है और हमने तुम्हें इस घर की बहू बनाकर कोई गलती नहीं की है। मनोरमा जी ये कह ही रही थी कि तभी दया शंकर जी आ जाते हैं और पाखी के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, पाखी बेटा, अपना दिल छोटा मत करो, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए और वचन से तुम ही नहीं बंधी थी बल्कि हम भी तो बंधे थे बेटा। मैंने ही तो तुम्हारे पिता की अंतिम घड़ी में वचन दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और अपने अंतिम सांस तक तुम्हें निभाऊंगा, तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगा। इन सब में ना तुम्हारी गलती है ना मिहिर की है, सब हमारी गलती है। हमने ही बिना बच्चों की राय जाने अपनी दोस्ती की खातिर तुम दोनों को ऐसे वचन में बांध गए। पर मैं वादा करता हूँ कि मैं मिहिर और तुम्हारे रिश्ते को एक सूत्र में बांध कर ही रहूँगा। बस बेटा, तुम मुझ पर भरोसा रखना, तुम्हारा ये बाप
तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली जरूर लाऊंगा। ऐसा कहकर दयाशंकर जी उदास मन से अपने कमरे में चले जाते हैं और मनोरमा जी और पाखी वहीं बैठकर एक दूसरे से अपने मन की बातें करने लगती हैं। अपनी सूझबूझ से पाखी मनोरमा जी और दयाशंकर जी की लाडली बन गई। समय पंख लगाकर अपनी गति से चल रहा था और पाखी अपनी अधूरी जिंदगी को अपने सास ससुर की प्यार की सेवा में बिता रही है। पर इन 3 महीनों में ना मिहिर आया, ना ही उसका कोई संदेशा। पर एक दिन अचानक मिहिर के नाम की फोन की घंटी बजती है। मनोरमा जी खुशी से फोन रिसीव करती है और खुश होते हुए कहती है, मिहिर बेटा कैसा है तू? जी मैं मिहिर नहीं बल्कि सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। वो आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और वो आईसीयू में भर्ती है, तो आप जल्दी से मुंबई आ जाइए। एक्सीडेंट की खबर सुनकर मनोरमा जी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो रोते हुए जमीन पर बेसुध गिर जाती है। उनकी ये हालत देखकर पाखी भागकर मनोरमा जी के पास आती है और उन्हें संभालते हुए पूछती है, माँ माँ क्या हुआ? माँ आंखें खोलिए, क्या हुआ माँ? कहते हुए दयाशंकर जी को आवाज लगाती है, पापा पापा जल्दी आइए, देखिए माँ को क्या हुआ। पाखी के चिल्लाने की आवाज सुनकर दयाशंकर जी भागकर मनोरमा जी के पास आती है और उन्हें हिलाते हुए कहते हैं, मनोरमा क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? किसका फोन था बताओ। मनोरमा, दयाशंकर जी की तेज आवाज मनोरमा जी के कानों में गूंज उठती है। तब जाकर उन्हें होश आया। फिर वो घबराते हुए कहती है, चलिए जी जल्दी चलिए, हमें अभी निकलना है। वहाँ मेरा बेटा, कहते कहते फपक पड़ती है। ये क्या कह रही हो? मिहिर की माँ? मिहिर को क्या? मनोरमा को झकझोरते हुए दयाशंकर जी पूछते हैं। वो अस्पताल से फोन आया था, वो मिहिर का एक्सीडेंट हो गया, न जाने मेरा लाल कैसा होगा। बेतहासा मनोरमा जी अपनी धुन में बोले जा रही थी और आंखों से निर्जर आंसू की धारा निकलती जा रही थी, जिसे देखकर दयाशंकर जी मनोरमा जी को सीने से लगाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, तुम भरोसा रखो भगवान पर और जल्दी से कुछ कपड़े और पैसे रख लो, तब तक मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ। ऐसा कहकर दयाशंकर जी गाड़ी की व्यवस्था करने चले जाते हैं और मनोरमा जी और पाखी सामान बैग में रख लेते हैं। थोड़ी देर में गाड़ी आ जाती है और सभी मुंबई के लिए निकल जाती हैं। पूरे रास्ते पाखी चुप थी, उदास थी और मन ही मन रो रही थी अपनी किस्मत पर। आखिर हर बार उसकी ही किस्मत में क्यों दुख लिखा था? माँ पिताजी को वो पहले ही खो चुकी थी और अब वो जो जिंदगी की जंग लड़ रहा था, वो भले ही पाखी को दिल से नहीं अपनाया था, पर वो थी तो उसी की पत्नी ना। वो कैसे अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाती? इसीलिए तो साथ चली आई मनोरमा जी के मना करने के बावजूद भी। आज उसे सच में भगवान से शिकायतें थी। वो आज तक अपनी तकदीर को स्वीकारती रही, पर आज उसका सब्र जवाब दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके कर्मों की सजा मिहिर भुगत रहा है। वो जब से मिहिर की जिंदगी में आई थी, तब से सब बुरा ही हो रहा था। मनोरमा जी का हंसता खेलता परिवार, प्यारा सा परिवार उसकी वजह से बिखर गया। दयाशंकर जी का इकलौता बेटा उनसे मुंह मोड़कर चला गया और इन सब की वजह सिर्फ वो और वो थी। पाखी अपने आप से द्वंद कर रही थी कि तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज के साथ गाड़ी रुक जाती है। देखा तो सामने अस्पताल था। मनोरमा जी और दयाशंकर जी बिना पल की देरी किए अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं और रिसेप्शन पर मिहिर के बारे में पूछताछ करते हैं। मिहिर का नाम सुनकर वहीं बैठा शेखर, मिहिर का दोस्त, आता है और कहता है, अंकल जी मैं मिहिर का दोस्त शेखर, आप चलिए मेरे साथ। फिर सभी शेखर के पीछे पीछे आईसीयू तक जाते हैं और फिर सभी बाहर खड़े होकर डॉक्टर का इंतजार करने लगते हैं। सभी बेचैनी से आईसीयू पर निगाहें टिकाकर खड़े थे। इसी बीच दयाशंकर जी शेखर से एक्सीडेंट की जानकारी लेते हुए पूछते हैं, ये सब कैसे हुआ बेटा? अंकल जी मुझे भी कुछ ठीक से पता नहीं है, बस इतना पता है कि कल रात मिहिर काफी निराश था, उसका जॉब छूट गया था और वो। ऐसा कहकर शेखर मनोरमा जी और पाखी को देखकर शांत हो जाता है। और वो क्या शेखर बेटा, मुझे साफ साफ बताओ, भगवान के लिए कुछ मत छुपाओ मुझसे। हाथ जोड़ते हुए दयाशंकर जी शेखर को कहते हैं, प्लीज अंकल जी ऐसा मत कीजिए, आप मेरे पिता समान हैं, ऐसे हाथ मत जोड़िए।
फिर शेखर दयाशंकर जी को बाहर ले जाते हैं और उन्हें महक और मिहिर के रिश्ते के बारे में बताता है। महक और मिहिर एक ही ऑफिस में काम करते थे। महक उसकी सीनियर थी। काम के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों शादी करना चाहते थे, पर आपके अचानक बुलाने पर मिहिर घर गया और उसकी शादी पाकी के साथ हो जाती है। आपके वचन के चक्कर में बेचारा मिहिर फंस गया और इसका असर उसके काम पर और उसकी जिंदगी पर पड़ा। शादी के बाद वो महक से दूरी बढ़ाने लगा। ये बात महक को हजम नहीं हो रही थी और इसीलिए अक्सर महक उससे झगड़ा करती थी। इस झगड़े की वजह से उसका मन काम में भी नहीं लगता था और अपनी दोहरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए एक दिन महक को अपनी शादी का सच बताया। उसके बाद दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई और महक ने बॉस को कहकर मिहिर को नौकरी से निकलवा दिया। मिहिर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और कल रात 2 बजे शराब के नशे में गाड़ी लेकर बस कहीं निकल गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता अंकल जी, बस मुझे सुबह 4 बजे अस्पताल से फ़ोन आया तो मैं भागकर यहाँ आया और तब से डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हूँ। वो नर्स बोल रही थी काफ़ी गंभीर चोट आई है, इसीलिए पिछले 4 घंटे से उसका इलाज चल रहा है। शेखर के मुंह से सच जानकर दयाशंकर जी जड़वत से हो गए। वो वहीं लगे कुर्सी पर थम से बैठ जाते हैं और अपना सिर पीट लेते हैं और कहते हैं ये क्या कर दिया मैंने, इतना बड़ा अपराध कैसे कर गया मैं। हे भगवान, मैंने 3 जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। काश मुझे जरा सा भी आभास होता मिहिर और महक के बारे में, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। यह मैंने क्या कर दिया, इन सब में मेरा बेटा पिस गया। वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। आज मेरी वजह से मेरा बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कहते कहते दयाशंकर जी बिलख बिलख कर रोने लगते हैं, पर शेखर अपने कंधे का सहारा देकर उन्हें चुप कराता है और कहता है अंकल जी, ये सब ऊपर वाले का किया है। वो जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। ये तो कर्मा है अंकल जी, इसीलिए ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक होगा। बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अपना मिहिर ठीक हो। शेखर की बातों से दयाशंकर जी को थोड़ी राहत मिलती है, इसीलिए वो अपने आंसू पोंछकर वापस मनोरमा जी के पास आ जाते हैं और डॉक्टर का इंतजार करने लगते हैं। करीब आधे घंटे के बाद आईसीयू का लाइट बंद होता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर के आते ही दयाशंकर जी मनोरमा जी उनके पास आते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब भगवान की मर्जी। अभी पेशेंट के लिए 48 घंटे बहुत क्रिटिकल है, इसीलिए ऊपर वाले से दुआ कीजिए। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर दयाशंकर जी के कंधे पर हाथ रखकर चले जाते हैं। 48 घंटे सुनकर मनोरमा जी की आंखों से आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था और पाखी अंदर ही अंदर घुट रही थी। इन दोनों को देखकर दयाशंकर जी और बेचैन हो जाती हैं। इस 48 घंटे को काटना सभी के लिए काफ़ी कठिन था। ना कोई ठीक से खा रहा था, ना ही आराम। मनोरमा जी और पाखी वहीं अस्पताल के मंदिर में बैठकर भगवान के सामने अपनी अर्जी लगा रही थी। खैर, किसी तरह ये 48 घंटे बीते और उन दोनों की तपस्या का फल मिला। रात के 10 बजे मिहिर को होश आता है। दयाशंकर जी और मनोरमा जी भागकर मिहिर से मिलने आईसीयू में जाते हैं और उन दोनों के पीछे पीछे पाखी भी अपने गंभीर कदमों से दाखिल होती हैं। माँ और पापा को देखकर मिहिर की आंखें बरबस ही बरस जाती हैं, पर जैसे ही उसकी नज़र माँ के पीछे खड़ी पाखी पर पड़ती है, उसकी नाराजगी और नफरत भरी निगाहें उसे कटघरे में खड़ा कर देती हैं। वो भावनाओं और संवेदनाओं को पढ़ना अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि किस्मत ने उसे यही तो आज तक दिया था। इसीलिए वो आईसीयू से बाहर निकल जाती है और भगवान के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर आते जाते लोगों को देखकर खुद को संभालती है और अपनी किस्मत की इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी कमर कस लेती है। उसे पता था कि मिहिर उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देगा, चाहे उसके हालात कुछ भी हो। पर पाखी भी कमज़ोर नहीं थी, वो भी अपने कर्म के से पीछे हटने वालों में से नहीं थी।
और अपने पत्नी धर्म निभाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है, इसीलिए अपने आंसू पोंछती है और आईसीयू में जाती है। फिर थोड़ी देर बाद नर्स के कहने पर सब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि मिहिर की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे सबके बीच रहे। वो अभी भी अपने दर्द और जख्म से गुजर रहा था। वो पूरी तरह से घायल था और फिलहाल सिर्फ उसे होश आया था, ठीक नहीं हुआ था। खैर मनोरमा जी और दयाशंकर जी को तो बस इस बात की खुशी थी कि उनका बेटा उनकी आंखों के सामने था। हाँ, तकलीफों से जूझ रहा था पर सही सलामत था। इसी बात के लिए दोनों पति पत्नी धन्यवाद दे रहे थे। तभी नर्स आकर कहती है कि दयाशंकर जी, आप सभी को डॉक्टर अपने केबिन में बुला रही है। नर्स की बात सुनकर तुरंत दयाशंकर जी, मनोरमा जी और बाकी डॉक्टर के केबिन में जाती है, जहां डॉक्टर बैठे हुए थे और मिहिर की रिपोर्ट चेक कर रहे थे। जी आइए बैठिए, कहते हुए डॉक्टर अपनी बात आगे बढ़ाती है। देखिए, मैं आप लोगों को कोई भ्रम में नहीं रखना चाहता, इसीलिए यहाँ बुलाया है। फिर डॉक्टर मिहिर का MRI और एक्सरे रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं, एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मिहिर की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई है। शायद वो फिर कभी खड़ा ना हो पाए। सिर में भी काफ़ी चोट आई है, पर अभी खतरे से बाहर है। और एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है, तो उसे भी ठीक होने में अभी समय लगेगा। उसके कुछ ऑपरेशन भी किए गए हैं। रीढ़ की हड्डी ठीक होने के लिए पूरी तरह से कामयाब हुए या नहीं, ये कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा, जब वो उठ के बैठ जाएगा। ऐसे केस में कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट या तो आजीवन बेड पर ही रह जाता है, या फिर भगवान की कुछ कृपा होती है तो वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आता है। अब तो कोई चमत्कार ही मिहिर को पहले जैसा कर सकता है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मिहिर पूरी तरह से ठीक हो जाए और अपनी जिंदगी जिए। जैसे वो जीता आया है वैसे ही जिए। डॉक्टर की बातों से सभी के चेहरे पर गंभीरता की लकीर दिखने लगी थी है, पर कर भी क्या सकते थे सिवाय भगवान से प्रार्थना की। खैर दिन यूं ही इंतजार में बीत रहे थे कि एक दिन मिहिर पूरी तरह ठीक होकर घर वापस आ जाएगा। और आखिरकार वो दिन भी आ गया। 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर उसे ले जाने की इजाज़त दे देते हैं। मिहिर घर तो आ जाता है, पर वो पाखी से दूर रहना चाहता था, पर यह संभव नहीं था, क्योंकि किसी ना किसी को 24 घंटे मिहिर के पास रहना था, उसकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो अभी भी उठकर चलने फिरने की स्थिति में नहीं था। और ऐसे में एक पाखी ही थी जो मिहिर की देखभाल अच्छे से कर सकती थी। मिहिर की जिद और वर्तमान स्थिति देखते हुए मनोरमा जी दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे की बात मान लेती है और बाकी को उससे दूर रहने की हिदायत देती है। अब मिहिर की देखभाल के लिए दयाशंकर जी शेखर की मदद से एक नर्स को 12 घंटे के लिए रख लेते हैं। नर्स सुबह 8 बजे आती है और रात के 8 बजे अपने घर चली जाती थी। फिर तो मिहिर को देखने वाले दयाशंकर जी और मनोरमा जी बचते थे। मनोरमा जी कुछ दिनों तक मिहिर के कमरे में ही सोती है, ताकि रात बिरात उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उठकर दे सके। पर एक रात अचानक दयाशंकर जी की तबीयत बिगड़ जाती है। उनका बीपी और शुगर काफी हाई हो जाता है। शायद मिहिर की हालत को देखकर वो चिंतित रहने लगे थे और इसी वजह से अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। एक तरफ पति और दूसरी तरफ बेटे की हालत देखकर मनोरमा जी काफी परेशान हो रही थी। इसीलिए उन्होंने पाखी को कहा, पाखी बेटा, मैं जानती हूँ अब तक तुम्हारे ऊपर क्या नहीं गुजरा, मैं चाहकर भी तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग नहीं भर पा रही हूँ, मुझे माफ कर दे बेटा। पर अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो शायद और भी बुरा हो, क्योंकि अब से तुम्हें ही मिहिर की देखभाल करनी है। इस दौरान तुम्हें बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ेगा। मिहिर तुम्हें अपने पास देखेगा तो तुम्हें भला बुरा कहेगा ही, पर बेटा सह लेना इस पवित्र रिश्ते की खातिर। देखना एक दिन मिहिर का दिल भी पिघलेगा और वो तुम्हें अपना लेगा। कहते कहते मनोरमा जी भावुक हो जाती है और उनकी आंखें पाखी के सामने झुक जाती हैं। प्लीज माँ, ऐसे मत बोलिए, आपने तो पूरी कोशिश की हमारे रिश्ते को ठीक करने की, पर शायद मेरी ही किस्मत में इस रिश्ते का सुख ना लिखा है। तभी तो वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि मुझे अपने आसपास देखना भी पसंद नहीं कर। कहते कहते पाखी की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं और उसकी आवाज़ बन जाती है, ना मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक होगा बेटा। फिर मन में एक आशा की उम्मीद लिए मनोरमा जी पाखी को कहती है, आज से तू ही मिहिर के कमरे में सोएगी, क्योंकि मुझे तेरे पापा जी को भी देखना है। पर माँ, ये थोड़ा डर से सहमते हुए पाखी कहती है,
तू चिंता मत कर, मैं मिहिर को समझा दूंगी। अच्छा ये ले पानी और मिहिर को दवा दे दे, उसके दवा खाने का समय हो रहा है। और रात को सोने से पहले थोड़ी एक्सरसाइज करवा देना हाथों का, जैसा अस्पताल में नर्स ने बताया था। ठीक है पाकी बेटा, अब मैं जरा तेरे पिताजी को भी देख लूं। ऐसा कहकर मनोरमा जी तो अपने कमरे में चली जाती है। पर पाकी अभी भी असमंजस में डूबी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मिहिर के सामने जाए तो जाए कैसे। वो तो नफरत करता है उससे, वो तो एक पल भी अपने आसपास उसे टिकने नहीं देगा। पर मजबूरी थी, इसीलिए पाकी हिम्मत करके डरते डरते मिहिर के कमरे में जाती है और टेबल पर पानी का गिलास और दवा रखती है। जैसे ही सामान रखने की आवाज़ आती है वैसे ही मिहिर आवाज़ देता है, माँ कब से मैं आपका इंतजार कर रहा था। देखिए मेरे पैरों में कब से खुजली हो रही है और मैं आपका नालायक बेटा उठकर अपने काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। माँ सच में मैं आप लोगों पर बोझ हो गया हूँ। ओह काश मैं उस एक्सीडेंट से मर गया होता। ऐसे कहते कहते मिहिर की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और इधर पाखी भी मिहिर के दर्द को महसूस करके भावुक हो जाती है। पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर मिहिर की आंखों से छलकते आंसू को पोंछ सके और उसके दर्द की हमसफर बन सके। पर यह तो उसके लिए एक सपना ही था। इसीलिए बिना कुछ बोले मिहिर के पैरों को हल्के हल्के खुजाने लगती है। लेकिन जैसे ही पाकी का हाथ मिहिर के पैरों पर लगता है वैसे ही उसे अजनबी एहसास समझ आ जाता है और भावुकता से निकलकर चीख पड़ता है, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। मैं मर जाना पसंद करूंगा पर तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखना कतई पसंद नहीं करूंगा। निकल जाओ अभी इसी वक्त मेरे कमरे से, मेरी नज़रों से। गुस्से से दांत पीसते हुए मिहिर कहता है। इतना कुछ सुनने के बाद भी पाखी बिना कुछ बोले मिहिर के बेड को थोड़ा ऊपर करती है और दवा निकालकर उसे खाने को देती है। पर मिहिर नफरत भरी निगाहों से पाखी के विपरीत दिशा में सिर फेरकर उसे बार बार भला बुरा सुना रहा था और पाखी उस ताने को अपने सर माथे पर लगाकर मिहिर को जबरदस्ती दबा देती है और मिहिर के ना चाहते हुए भी उसके हाथों का एक्सरसाइज करवाती है। अब तो हर दिन यही सिलसिला चल रहा था। मिहिर पाखी पाखी को खरी खोटी सुनाता और पाखी उसे सर माथे लगाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करती। उधर मनोरमा जी इस उम्मीद से आंखें टिकाए बैठी थी कि आज नहीं तो कल मिहिर और पाखी के बीच की दूरियां नजदीकियों में बदल जाएगी और शायद इसीलिए जानबूझकर पाखी को मिहिर के कमरे में भेजी थी ताकि बंद कमरे में उनके गिले शिकवे दूर हो जाए। शायद एक माँ के नाते उनका सोचना भी सही था। हर माँ चाहती है कि उसके बेटे के जीवन में खुशियों ही खुशियाँ हो, पर ऐसा अब तक कुछ नहीं हो रहा था पाखी और मिहिर की जिंदगी में। उल्टा एक दिन तो मिहिर इस कदर पाखी पर चिल्लाया कि पाखी अंदर से बिल्कुल टूट गई। वो अब तक एक भरोसे पर जी रही थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर उसका ये सोचना गलत साबित हुआ। जब खिचड़ी खिलाते वक्त गलती से पाखी के हाथ से खिचड़ी की प्लेट मिहिर के ऊपर गिर जाती है और मिहिर उसे अपने एक हाथ से धक्का मारकर गिरा देता है और बहुत बेइज्जत करता है। किस मिट्टी की बनी हो तुम, जो किसी की नफरत समझ नहीं आती। तुम्हारे बदले कोई और लड़की रहती तो अब तक इस घर को छोड़कर जा चुकी होती, पर तुम्हारी जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जिसे अपमानित होने में मजा आता है। अनपढ़ गवार औरत। मिहिर की हृदय भेदी शब्द सुनकर पाखी चीख चीख कर रोना चाहती थी पर रो ना पाई। शायद वो अब तक किसी पत्थर की गुड़िया बन चुकी थी जिसे कुछ नहीं दिखता सिवाय अपने कर्तव्य और अपने सास ससुर के एहसानों के अलावा। वो 6 महीने में इतना तो जान ही गई थी कि वो इस घर में अब तक टिकी है क्योंकि उसके सास ससुर उन्हें सर आंखों पर रखा है, इसीलिए हमेशा अंदर ही अंदर घुटती रहती। रात के अंधियारे में अपनी तन्हाइयों में अपने अकेलेपन में जी भरकर रोती और मन ही मन कहती, एक बार मिहिर जी की तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए इस वचन के बंधन को तोड़कर इस घर से और मिहिर जी की जिंदगी से दूर हो जाऊंगी। बस फर्ज ने उसके पैर जकड़े हुए थे। पति की कड़वाहट ने मिहिर को इस कदर तोड़ दिया कि वो अक्सर उदास रहने लगी थी। इधर उसके चेहरे की उदासी बढ़ती ही गई और उधर मिहिर ठीक होने लगा।
वो अब उठकर बैठने लगा। पाखी का निस्वार्थ सेवा भाव उसकी तकलीफों को कम करती गई। वक्त गुजरता गया और कड़वाहट कम होती गई। अब मिहिर पाखी की तरफ देखने लगा था। हाँ, किसी किसी कारणवश वो उस पर चिल्लाया भी था, पर पाखी के मुंह से आज तक एक शब्द भी नहीं निकला। देखते देखते कब 2 महीने निकल गए, पता भी नहीं चला। अब तक मिहिर के काफी जख्म भर चुके थे, पर पाखी के जख्म आज भी हरे थे, जिस पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। हाँ, मनोरमा जी थी उसके साथ, पर वो एक सास के साथ साथ एक माँ भी थी, जिसे अपने बेटे से ज़्यादा हमदर्दी थी। और जब से मिहिर का एक्सीडेंट हुआ था, तब से वो अपने बेटे को लेकर चिंतित रहती। वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। और इस कमी को पाखी ने मनोरमा जी की आंखों में पढ़ लिया था। इसीलिए वो एक दिन सुबह सुबह सबके उठने से पहले घर छोड़कर निकल जाती है, एक ऐसे सफर पर जहां उसके साथ उसकी परछाई के अलावा कोई और नहीं था। पाखी के भजन के साथ उस घर के लोगों की नींद खुलती थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसीलिए वो चिंतित होकर मनोरमा जी पाखी को देखने के लिए कमरे में जाती है। जहाँ पाखी नहीं दिखती, वो भागकर मिहिर के कमरे में जाती है, और वहाँ भी पाखी नहीं थी, रसोई में भी नहीं थी। पूरे घर में ढूंढने के बाद परेशान मनोरमा जी दयाशंकर जी के पास आती है और कहती है कि पाखी मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ बताया भी नहीं। ऐसे तो वो कहीं नहीं जाती, नहीं फिर आज कहाँ चली गई। कहते कहते मनोरमा जी रोने लगती है। वही कमरे में या बाथरूम में होगी, या फिर छत पर होगी। मनोरमा, तुमने ठीक से नहीं देखा होगा। अच्छा रुको, मैं ही देख कर आता हूँ। ऐसे भी इस अनजान मुंबई शहर में कहाँ जाएगी। ऐसा कहते हुए दयाशंकर जी पाखी बेटा कहते हुए उसके कमरे में जाते हैं। तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़े पेपर पर पड़ता है, जिसमें लिखा था, पापा जी और माँ प्रणाम। माँ, मैंने अपना फर्ज अच्छे से निभाया और अपने दायित्व को पूरा किया। अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं थक गई हूँ इस बेमतलब के रिश्ते के बोझ से, इसीलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। आप लोगों ने जो रिश्ते बांधे थे वो कभी मेरे साथ ही नहीं थे, नहीं, इसलिए वचन के बंधनों को तोड़ देना ही अच्छा है। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा जी। माँ, उसके बाद लिखा था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, आपकी पाखी। दयाशंकर जी खत पढ़ते ही मनोरमा जी की तरफ भागते हैं और मनोरमा जी को खत देते हुए कहते हैं, मनोरमा जी, पाखी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर इस रिश्ते को तोड़कर जा चुकी है। हमने अपनी बेटी को खो दिया मनोरमा जी। ऐसा कहकर दयाशंकर जी अपने किए को कोसने लगते हैं। ये क्या हो गया इन 6 महीनों में। मनोरमा जी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब कहाँ ढूंढे उसे। चिंतित होकर माथे पर हाथ रखकर दयाशंकर जी बैठ जाते हैं। मिहिर के पापा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। मेरा दिल कहता है कि पाखी जहाँ होगी ठीक होगी, और एक दिन जरूर वापस आएगी हमारी जिंदगी में खुशियाँ बनकर, देख लीजिएगा। तब तक आप पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा आए। ठीक है, कहकर दयाशंकर जी पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और मनोरमा जी मिहिर को सुबह का नाश्ता और दवा लेकर जाती है। फिर खिड़की का पर्दा हटाते हुए कहती है, उठ बेटा मिहिर, चल जल्दी से ब्रश कर ले और नाश्ता कर। जी माँ, कहकर मिहिर आहिस्ते से उठकर बैठता है और मनोरमा जी के सहारे बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए कहता है, माँ, आज सुबह सुबह आपकी कहते हुए शांत हो जाता है। पर मनोरमा जी समझ जाती है कि मिहिर पाखी की बात कर रहा है, इसीलिए उसे कुर्सी पर बैठाते हुए कहता है, वो अब कभी नहीं आएगी तेरे कमरे में बेटा, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा चुकी है, और रुकती भी किसके लिए। ऐसा कहकर अपने होठों पर चुप्पी साध लेती है। मनोरमा जी की बातों से खुश होना चाह रहा था, पर वो खुश नहीं हो पाया। शायद एक कमी सी खली थी उससे। आज पहली बार उसे पाखी के लिए, पर अपने दिल की ना सुन कर वो मनोरमा जी को कहता है, अच्छा हुआ चली गई, आखिरकार उससे आप सभी को छुटकारा मिल गया। खैर छोड़िए माँ, जल्दी से मुझे नाश्ता दीजिए और दवा भी। ठीक है, कहकर मनोरमा जी मिहिर को नाश्ता कर
और दवा देकर चली जाती है। पर मिहिर कहीं ना कहीं बेचैन था। उसे इंतजार था पाखी की एक झलक का। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि पाखी उसे छोड़कर जा चुकी है। उसे हर वक्त बस पाखी के होने का एहसास हो रहा था और उसकी खुशबू उसकी सांसों में बस चुकी थी। और शायद पाखी उसकी कमजोरी बन चुकी थी। ऐसा नहीं था कि इन 2 दिन 3 महीनों में मिहिर का दिल पाखी के प्रति नहीं पिघलता था। जब वो नींद में सोई रहती थी तो उसे घंटों निहारता, उसकी उदासी को भी भाप लेता, पर कभी जता नहीं पाया। शायद उसका पुरुषत्व अहंकार उसे उसके सामने झुकने ना दिया हो। वो जितनी नफरत करता था उससे ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। उसके समर्पण, उसके त्याग को देखकर मिहिर कई बार उसके सामने दिल हार जाता, पर आदत से मजबूर कड़वे शब्द परोस देता पाखी की थाली में। खैर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। काश वक्त रहते उसे पाखी के होने का एहसास हो जाता। काश वो उसके बलिदान के लिए 2 मीठे बोल बोल पाता तो पाखी उसके पास होती। इधर दयाशंकर जी पुलिस स्टेशन न जाकर शेखर के घर पर जाते हैं जहाँ पाखी थी। और ये बात सिर्फ दयाशंकर जी और शेखर को पता था। दरअसल जब पाखी घर छोड़कर जा रही थी तब दयाशंकर जी पानी पीने के लिए उठे थे। वो चाहते तो पाखी को रोक सकते थे, पर वो ऐसा नहीं किए, क्योंकि वो चाहते थे कि पाखी को वो सम्मान और अधिकार मिले जिसकी वो हकदार थी। इसी कारण उन्होंने शेखर को फोन करके पाखी के जाने की खबर दे दिए ताकि पाखी उसके साथ कुछ दिनों के लिए रह सके और वो तब तक पाखी के लिए कुछ बेहतर व्यवस्था कर ले। वो नहीं चाहते थे कि पाखी और अपमानित हो और घुट घुट कर अपनी जिंदगी और जिए, क्योंकि कई बार आते जाते मिहिर के कमरे से मिहिर की हृदय भेदी शब्द पाखी के लिए सुन चुके थे, जो उन्हें अंदर तक झकझोर देता था। वो कितनी ही बार रो देते थे उस बच्ची के लिए जो उनके दोस्ती के वादे की बलि चढ़ गई थी। गलती तो उनकी भी नहीं थी। उन्होंने तो बस अपने मरते दोस्त को इस बात की तसल्ली देना चाहते थे कि पाखी अकेली नहीं है, उसके साथ है, हम उसके रक्षक बनकर हम पर वो आज गलत साबित हो गए। 3 जिंदगियों को बर्बाद करके वो खुद की नज़रों में गिर चुके थे। इसीलिए उनके अंदर ना इतनी हिम्मत थी और ना ही इतने हालात थे कि वो मिहिर को कुछ कह सके। वो बेटे के साथ भी अन्याय कर चुके थे, इसीलिए कुछ भी बोलने का हक खो चुके थे। पर जो गलती आज तक हो चुकी थी उसे सुधारने का एक यही मौका दिखा उन्हें, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं मिहिर इस वचन की बेड़ियों से बन चुका था, तभी तो महक से दूरियां बनाने में कामयाब रहा। ये सब सोचते सोचते दयाशंकर जी शेखर के घर पहुंच जाते हैं और पाखी से मिलकर कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं हार गया। तुम्हें तुम्हारे हक को दिलाने में मैं कुछ भी नहीं कर पाया तुम्हारे लिए। बेटा ऐसा मत कहिए पापा जी, प्लीज मुझे आज़ाद कर दीजिए इस बंधन से। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। क्यों? शेखर जी को कहकर रोक लिया मुझे। हाँ प्लीज़ पापा जी, आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैं नहीं आना चाहती आप सभी के बीच। कहते कहते बिलख पड़ती है पाखी। कैसे कर दूँ आज़ाद बेटा तुम्हें? क्या मुंह दिखाऊंगा ऊपर जाके तुम्हारे पिताजी को? तुम मेरी जिम्मेदारी हो और जब तक तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ना सोच लूँ तुम यही रहोगी शेखर के पास। मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा और अपने पैरों पर खड़ा कराऊंगा, इसीलिए इस पिता पर भरोसा रखो। ऐसा कहकर दयाशंकर जी पाखी के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। इधर दयाशंकर जी पाखी के लिए अच्छे कॉलेज का पता कर ले रहे थे और उधर मिहिर की जिंदगी जैसे थम सी गई। उसके लिए समय काटना कठिन होने लगा। वो आए दिन किसी न किसी रूप में पाखी को याद कर ही लेता। पाखी की कमी मिहिर को ही नहीं बल्कि उठते जागते मनोरमा जी को भी हो रही थी। कई बार उनकी आंखों से पाखी के नाम के आंसू छलक उठते थे, पर आशा की किरण बुझ चुकी थी। कई दिन हो गए थे पाखी को गए, पर उसका पता ही नहीं चल पा रहा था। इधर मिहिर भी पाखी की कमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसीलिए एक दिन अपनी माँ को कहता है, माँ प्लीज़ पाखी को वापस ले आओ, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। माँ वो मेरी आदत हो गई है, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। माँ प्लीज उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आओ। माँ मैं वादा करता हूँ अब कभी उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। मैं उसके वचन के बंधनों से बंधना चाहता हूँ, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगा था।
मिहिर, जिसे देखकर मनोरमा जी को आश्चर्य होता है। वो पल भर के लिए सोचने लगती है, जिससे कभी नफरत करता था आज उसी के लिए इतना बेचैन। ये उसका प्यार ही तो था जो नफरत की सख्त बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, और आज ये बेड़ियां टूट चुकी थी, जिसे देखकर वो मन ही मन खुश होती है और पाखी के लौट आने की उम्मीद फिर से सांसें लेने लगती है। ये खुशखबरी मनोरमा जी दयाशंकर जी को सुनाने जाती है और दयाशंकर जी भी सुनकर खुश हो जाते हैं। आखिर वे लोग भी तो यही चाहते थे कि मिहिर को एहसास हो पाखी की कमी का। पर अचानक से मनोरमा भी उदास हो जाती है और कहती है, मिहिर के पापा, पाखी को गए आज 8 दिन हो गए, पर उसकी कोई खबर नहीं है। हमें कहाँ गई होगी हमारी बच्ची? मुझे पता है मनोरमा पाखी कहाँ है, पर क्या वो मिहिर की जिंदगी में वापस आना चाहेगी? दयाशंकर जी भी थोड़ा गंभीरता भरे लहजे में कहते हैं, जी आपको पता है पाखी कहाँ है, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? खुश होते हैं मनोरमा जी कहती है, हाँ मनोरमा, वो शेखर के घर पर है, पर ये बात अभी मिहिर को मत बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मिहिर आवेश में आकर कोई कदम ना उठाए, बल्कि पूरी तसल्ली के साथ पाखी को अपनी जिंदगी में लाने का सोचे। गंभीरतापूर्वक दयाशंकर जी कहते हैं, ठीक है जी, जैसा आप चाहे वैसा ही होगा। ऐसा कहकर मनोरमा जी रसोई में अपना काम निपटाने चली जाती है। इधर मिहिर की हल्की आंख ही लगी थी कि उसे ऐसा लगा मानो पाखी उसके पास खामोश खड़ी है। उसकी खामोशी उसे अंदर से चीर रही थी। वो उसके मुंह से सब सुनने को उतारू था। उसकी उदास आंखें बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर कह नहीं पा रही थी। उसके बालों में वो उलझना चाह रहा था, पर नहीं उलझ पा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो पाखी से अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता था, पर उसके होठ सिल गए थे। वो पाखी को बाहों में भरकर भरोसा दिलाना चाह रहा था, और वो उससे दूर जा रही थी, बहुत दूर। कि तभी अचानक नहीं की चीख के साथ उसकी नींद खुल जाती है और उसके आंखों से दर्द भरे आंसू छलक उठते हैं। पाखी का एहसास उसके रोम रोम में बस गया था। वो चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा था। शायद वो थी ही इतनी अच्छी कि उसकी अच्छाई मिहिर पर हावी हो गई। मिहिर अपनी जिंदगी में बहुत सी लड़कियों से मिला, पर पाखी जैसी सहनशील, गंभीर, सौम्य, साधारण लड़कियों आज तक न देखा, न ही मिला। सच में वो दीवाना हो गया था पाखी की खामोशी का, उसके धैर्य का। वो कई बार महक से उसकी तुलना करता, पर हर बार पाखी महक से कहीं बेहतर साबित होती। महक उन लड़कियों में से थी जो प्यार के साथ अपना आधिपत्य जमाने में विश्वास रखती थी, और पाखी आधिपत्य से हटकर खुद को समर्पित करने में विश्वास रखती थी। तभी तो अभी तक वो समर्पित थी एक ऐसे बंधन के लिए जो जिसका कभी था ही नहीं। ये सब सोचते सोचते मिहिर आहिस्ता आहिस्ता चलकर अपने कमरे से बाहर आता है और मनोरमा जी और दयाशंकर जी को आवाज़ लगा के कहता है, माँ माँ कहाँ हैं आप? मुझे आप लोगों से बात करनी है। मिहिर की आवाज़ सुनकर मनोरमा जी और दयाशंकर जी बाहर आते हैं और सबसे पहले मिहिर को सोफा पर बैठाते हुए दयाशंकर जी कहते हैं, तुम हमें बुला लेते अपने कमरे में, तुम्हें उठकर आने की क्या जरूरत थी? अभी भी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो मिहिर बेटा। अब मैं ठीक हूँ पापा, और मुझे अभी की अभी पाखी को ढूंढने जाना है। आप लोग ऐसे कैसे आराम से बैठ सकते हैं जबकि आपकी बहू 8 दिनों से गायब है? मुझे अभी उसे ढूंढने जाना है। मुझे वापस पाखी को अपनी जिंदगी में लाना है। मिहिर की बातों से पाखी के लिए बेचैनी को देखकर अब तक दयाशंकर जी को पूरा विश्वास हो गया था कि मिहिर सच में पाखी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। इसीलिए वो पाखी को मिहिर को भरोसा दिलाते हैं कि पाखी जल्द से जल्द वापस घर लौट आएगी और वो पाखी को लेकर आएंगे। ऐसा कहकर दयाशंकर जी मनोरमा जी को कहते हैं कि मिहिर को अंदर कमरे में ले जाए और आराम करें। मिहिर मनोरमा जी के साथ कमरे में चला जाता है और दयाशंकर जी पाखी से मिलने शेखर के घर की घंटी बजती है, टिंग टोंग। शेखर आकर दरवाजा खोलता है और पाखी को आवाज देता है, पाखी भाभी। आवाज सुनकर पाखी आती है और दयाशंकर जी को पैर छूकर प्रणाम करते हुए कहती है, पापा जी क्या बात है, इतनी रात गए, सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, बस तुम्हें अपने घर वापस ले जाने आया हूँ। चलो बेटा घर वापस चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मिहिर तुमसे बेहद प्यार करता है, वो मर जाएगा तुम्हारे बिना। दयाशंकर जी याचिका कर्ता की तरह पाखी से याचना कर रहे थे। नो नहीं पापा, पापा जी अब मैं वापस नहीं जाऊंगी।
किस रिश्ते से जाऊं पापा जी? बेटी के रिश्ते से या बहू के रिश्ते से? मैं थक गई हूँ पापा जी, इन रिश्तों के बोझ से। मैं और अपमानित नहीं होना चाहती पापा जी। कहते कहते रो पड़ती है पाखी। मत रो बेटा, अब तो खुशी के दिन आने वाले हैं। मैंने मिहिर की आंखों में तुम्हारे लिए फिक्र देखी है, तुम्हारे लिए प्रेम देखा है, इसलिए मेरा विश्वास करो बेटा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लौट आओ बेटा, लौट आओ। कहते कहते भावुक हो जाते हैं दयाशंकर जी। दयाशंकर जी को भावुक देख पाखी पापा जी कहकर दयाशंकर जी से ऐसे लिपट कर रोने लगती है जैसे एक बेटी विदाई के समय अपने पिता से लिपट कर रोती है। आज देखा जाए तो दयाशंकर जी ने एक बेटी के बाप होने का फर्ज निभाया है। वो ससुर होते हुए भी बहू के जीवन को पूरी तरह सुरक्षित करके ही अपने घर ले जाना चाहते थे और वो सफल भी हुए। इधर पाखी अपने थोड़े बहुत सामान बांधती है और उधर दयाशंकर जी मनोरमा जी को फोन करके कहते हैं बहू के गृह प्रवेश की तैयारी करो। पाखी के आने की खबर सुनकर मनोरमा जी खुशी से झूम उठती है और बेसब्री से अपनी बहू के आने का इंतजार करने लगती है। और जैसे ही दयाशंकर जी पाखी को लेकर आते हैं, मनोरमा जी उसका फिर से गृह प्रवेश करती है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। फिर दोनों सास बहू गले मिलकर इस कदर रोई जैसे कोई बेटी शादी के बाद पहली बार अपनी माँ से मिलती है। सच में बहुत भाग्य से मिलते हैं ऐसे सास ससुर। पाखी खुशकिस्मत थी जो माता पिता समान सास ससुर मिले थे। मनोरमा जी से मिलकर पाखी भी खुश थी और अंदर ही अंदर एक बेचैनी थी, पिया मिलन की बेचैनी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में मिहिर की जी भी उसे पसंद करने लगे हैं और बेसब्री से उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। यह सब सोचकर पाखी के गाल सुर्ख लाल हो गए थे, आंखों में शर्म का पानी तैर रहा था, होठों पर मध्यम मुस्कान खिल रही थी और प्रेम से प्रेम का मिलन होने जा रहा था। पर अब तक तो मिहिर को पता ही नहीं था कि पाखी लौट चुकी है, क्योंकि वो तो उसकी यादों में लिपट कर नींद की आगोश में था। खैर, मनोरमा जी पाखी को मिहिर के कमरे में जाकर आराम करने को बोलती है और दयाशंकर जी और मनोरमा जी अपने कमरे में खुशी खुशी चले जाते हैं। पाखी धीमे कदमों से मिहिर के कमरे में जाती है और आहिस्ता से मिहिर के पास आकर बैठ जाती है। मिहिर गहरी नींद में सो रहा था और पाखी उसे अपलक निहार रही थी। आज पहली बार वो मिहिर को अपने हमसफर की नज़रों से देख रही थी कि अचानक उसे मिहिर की कही वही सब बातें याद आने लगती है जिससे वो आहत होती थी। वो झट से अपने कदम पीछे कर लेती है और जैसे ही उठकर जाने लगती है वैसे ही मिहिर उसके हाथ को थाम लेता है और कहता है, रुक जाओ पाखी, मुझे पता है तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, पर देखो तुम्हारी आहट मुझे नींद में भी परेशान करती है। तुम्हारी खुशबू मेरे रग रग में बस चुकी है। मैं तुमसे बेहिंता मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना पाखी, मैं मर जाऊंगा अगर तुम मेरी जिंदगी से चली गई तो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। लौट आओ मेरी जिंदगी में, मैं उन 7 वचनों के बंधनों में बंधना चाहता हूँ। कुछ तो बोलो पाखी, तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर तक चीर रही है। कह दो आज जो कहना है, पर ऐसे खामोश मत रहो, नहीं सहन होती है तुम्हारी ये खामोशी। डर लगता है तुम्हारी खामोशी से। भगवान के लिए निकाल दो अपने दिल के दर्द को पाखी, कह डालो तुम्हें जो कहना है। आज तुम्हारा ये दोषी तुम्हारे सामने है, कह दो पाखी। आज अपने होठों का मत सीलो, कह दो जो कहना है। आज मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ पाखी। मिहिर बस आज सब कुछ कह देना चाहता था जो उसके दिल में था, वो हाले दिल सुना देना चाहता था। पर पाखी अब तक खामोश थी, जड़वत सी खड़ी थी, बस आंखों से निर्जर धारा बही जा रही थी। शायद उसके खामोशी से निकले आंसू वो से भी दर्द के थे जो मिहिर ने अब तक दिया था। वो उसे बहा देना चाहती थी ताकि आने वाले कल में उसकी परछाई भी ना आए। आज उसका पति उसे अपनाने को तैयार था, हर शर्त पर, वचन की बंधनों से तोड़कर रिश्तों के बंधनों में तैयार था बंधने को। पर पाखी डर रही थी कि इस ख्वाब रूपी सच से, इसीलिए खामोश थी। उसकी खामोशी मीर को बेचैन कर रही थी, इसीलिए वो बेड से उतरकर पाखी के सामने जाता है और झुक जाता है, उसके सामने भीख मांगने लगता है अपने प्यार की। क्या सच में सच्ची मोहब्बत बदल देती है किसी इंसान को? आज पाखी भी वही देख रही थी, वो नफरत की दास्तां और ये प्यार की दास्तां देखकर पाखी खुद को रोक नहीं पाई और मीर के सीने से लग जाती है और रो पड़ती है। मीर भी उसे भाव में भरकर भावुक हो जाता है। आज सही मायने में इस रिश्ते को सच्ची पहचान मिली थी। जो रिश्ता वचन के बंधनों में बंधकर बंधी थी, वो आज प्यार के बंधन में बंध गई थी। धन्यवाद दोस्तों।